Hello, this is Manjeev Vishwakarma. We are going to start a new series that is on geomorphology. तो हम लोग बाइलिंगुअली कवर करेंगे. हम लोग geomorphology को चैप्टर वाइज चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे. ये क्रिप्स और कम्प्रिहेंसिव नोट्स है जो geomorphology के अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग डील करने जा रहे हैं, ये चैप्टर कंसर्न करता है नेचर ऑफ geomorphology. मीन्स geomorphology क्या है एज ए डिसिप्लिन, जोग्राफी क्या सब्जेक्ट मैटर क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ geomorphology, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या रहा है geomorphology, geomorphological प्रोसेस, फिनोमेना, और उनको कैसे एकेडमिकली देखा गया है, उन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन. पहले तो हम समझते हैं कि डिफिनीशन और स्कोप ऑफ geomorphology क्या है. जब हम डिफिनीशन और स्कोप ऑफ geomorphology की बात करते हैं तो पहले हम समझते हैं कि geomorphology की इटमोलॉजी क्या है. इटमोलॉजी मीन्स किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है. वर्ड को कहीं ना कहीं हम संधि विच्छेद करके मीन्स उसको डिकन्फिगर करके हम देखते हैं कि वर्ड क्या है. तो geomorphology 3 टर्म्स से मिलकर बना हुआ है. पहला है जी मीन्स अर्थ, मार्फो मीन्स फॉर्म, लोगस मीन्स डिस्कोर्स और डिस्क्रिप्शन. दैट मीन्स कि वो अर्थ के फॉर्म का डिस्कोर्स है या अर्थ के फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है. तो अगर हम लिटरल डिफिनीशन पे जाएं तो डिफरेंट जोग्राफर्स ने, डिफरेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफिनीशंस दिया है. अगर हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट पीजी वेस्टर की बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, एक इंटरप्रिटेटिव डिस्क्रिप्शन है अर्थ के रिलीफ फीचर्स का. किस चीज़ का? अर्थ के रिलीफ फीचर्स का एक इंटरप्रिटेटिव डिस्क्रिप्शन है. अर्थ का रिलीफ फीचर मीन्स अर्थ के 3 टाइप के रिलीफ फीचर होते हैं. आगे हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट एंड ओशन फर्स्ट ऑर्डर में हो गए, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू हो गया, और जो विंड के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए लैंड फॉर्म हो गए, उनकी स्टडी करना. तो वोडेस्टर का ये मानना है एक इंटरप्रिटेटिव डिस्क्रिप्शन है अर्थ के रिलीफ फीचर्स का. एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफर हैं या जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं इन्हें, W.D. थॉर्नबरी. इनके प्रिंसिपल बहुत फेमस हैं, हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर में इनके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं. ये मानते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी एक साइंस है लैंड फॉर्म का. इट इज़ अ साइंस ऑफ लैंड फॉर्म इंक्लूडिंग सबमरीन फॉर्म्स, जिस फोकसिंग ऑन ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेसेस. मीन्स ये लैंड फॉर्म के ओरिजिन को डील करता है. पहली चीज़ लैंड फॉर्म के ओरिजिन को डील करता है, कैरेक्टरिस्टिक को और प्रोसेस को. और जियोलॉजी जो है और उसके जियोलॉजी ऑफ सरफेस फीचर एंड प्रोसेसेस को. एक इम्पॉर्टेंट अगले इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं A.L. ब्लूम. इनकी बुक ही फेमस है जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. उसमें इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी को बताया एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ लैंडस्केप एंड द प्रोसेसेस दैट चेंज्ड हिम. तो एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एनालिसिस है लैंडस्केप का और उसके प्रोसेसेस का जो चेंज करता है उन्हें. अगले इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं स्ट्रॉलर एंड स्ट्रॉलर. इनका ये मानना है कि जियोमॉर्फोलॉजी फोकस करता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ लैंड सरफेस ज्योमेट्री. लैंड फेस सरफेस की जो ज्योमेट्री है मीन्स उसका शेप, साइज और वॉल्यूम जो है उसका एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस है जियोमॉर्फोलॉजी. अगले इम्पोर्टेंट जोग्राफर हैं B.W. स्पार्क्स. 1960 में उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये फंडामेंटली कंसर्न करता है लैंड फॉर्म के इवोल्यूशन से, स्पेशली उसका क्या रिलेशनशिप है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से. जो डिफरेंट लैंड फॉर्म हम देखते हैं अर्थ के सरफेस पे, चाहे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन हो या रिवर द्वारा बनाए गए फ्लूवियल, एवोलियन, ग्लेशियल, कास्ट, एनी टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल लैंड फॉर्म जो हैं उनका वो हैं कौन और उनके होने के अंडरलाइन स्ट्रक्चर और फैक्टर्स क्या हैं, उस चीज़ की स्टडी करना जियोमॉर्फोलॉजी है. तो ये डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है. दैट मीन्स पहले रिलीफ फीचर इंपॉर्टेंट हुआ कि रिलीफ फीचर्स की स्टडी करना. दूसरा लैंड फॉर्म के ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस की स्टडी करना. ब्लूम के हिसाब से ये एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस है लैंडस्केप का. स्ट्रॉलर का मानना है कि ये जो सरफेस ज्योमेट्री है, लैंड के सरफेस की ज्योमेट्री है, इसको स्टडी करना इस जियोमॉर्फोलॉजी. वहीं W.B. स्पार्क्स का मानना है कि ये लैंड फॉर्म के इवोल्यूशन और उसके अंडरलाइन स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप की स्टडी करता है.
हम स्कोप आते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जियोमॉर्फोलॉजी वो डील करता है, पहली चीज़ जिससे ये डील करता है वो रिलीफ फीचर्स हैं या ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ हैं। ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ हैं तो 3 ऑर्डर ऑफ रिलीफ हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में जो बिग स्केल या लार्जेस्ट स्केल के जो लैंड फॉर्म या लैंड फीचर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कॉन्टिनेंट और ओशन, दे आर द बिगेस्ट स्केल फीचर्स ऑन द अर्थ, तो कॉन्टिनेंट और ओशन। सेकेंड इस ऑर्डर की जब बात करते हैं तो इसमें माउंटेन प्लेटू प्लेन, इसमें आता है माउंटेन प्लेटू प्लेन, फॉल्ट और रिफ्ट। यूजुअली इसमें कन्फ्यूजन होता है फॉल्ट और रिफ्ट किस प्रकार के लैंड फीचर्स हैं या रिलीफ फीचर्स हैं, दे आर सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स। मोस्टली ये इंडोजेनिक फोर्सेस से बने होते हैं, ये चीज़ कंसर्निंग है या ये चीज़ याद करने लायक है, ये इंडोजेनिक फोर्सेस से ही बनते हैं। इनमें एक्सोजेनिक फोर्सेस का लगभग निग्लिजिबल रोल होता है, दे हैव नो लाइक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इनटू द सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म की जब बात करते हैं तो ये डोमिनेंटली एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से बनते हैं, जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि रिवर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियल हो गया, इनसे बनते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म है। जितने भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ के ऊपर, मीन्स माउंटेन प्लेटू प्लेन के ऊपर जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहा जाता है। जैसे रिवर द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म डेल्टा हो गया, इसके अलावा वाटरफॉल हो गया, इसके अलावा गॉज हो गया, कैनियन हो गया, ऐसे ग्लेशियल के द्वारा बनाए गए डिफरेंट लैंडमार्क, सर, खेरेट, ये सब हो गया। तो स्कोप, पहला स्कोप जो है वो रिलीफ फीचर्स को डील करना। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज्योग्राफी डील करता है, जियोमॉर्फोलॉजी डील करता है, वो है रिलीफ फीचर। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी एक स्टडी करता है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के इंटरेक्शन का। जो अर्थ के सरफेस पे इंडोजेनिक, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसे फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं जो अर्थ के बाहर एक्ट करते हैं। अर्थ के अंदर एक्ट करने वाला सबसे डोमिनेंट फोर्स क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। और अर्थ के ऊपर काम करने वाला सबसे डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। और डोमिनेंट फोर्सेस जैसे विंड हो सकता है, रिवर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, कोस्टल मीन्स सी वाटर हो सकता है। देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ आर एजेंट ऑफ जियोमॉर्फिक चेंजेस जो जिनको ड्राइव करते हैं कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इस प्रकार से पहली चीज़ रिलीफ फीचर। दूसरा चीज़ क्या है? इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बीच जो इंटरेक्शन है, कैसे कि इंडोजेनिक फोर्सेस से सेकेंड ऑर्डर के रिलीफ बनते हैं और उस पर एक्सोजेनिक फोर्सेस जो एक्ट करते हैं उन एक्सोजेनिक फोर्सेस से थर्ड ऑर्डर के रिलीफ बनते हैं। तो इस इंटरेक्शन को भी समझना इस पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अगला बात करते हैं कि जो होल कंसेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का, इट वर्क्स ऑन डेविजियन डिक्टम। डेविस का एक डिक्टम है, उनका एक सूत्र है या सूक्ति है, लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। उनका ये मानना है कि पूरी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस लैंड फॉर्मेशन होता है, इट ऑल डिपेंड ऑन 3 थिंग्स। एक स्ट्रक्चर मीन्स रॉक, जियोलॉजी, लिथोलॉजी, रॉक का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है। प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस एक्ट कर रहे हैं, फ्लूवियल, एवोलियन, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को स्टडी करना, एंड टाइम। और इन तीनों के इंट्रिकेट रिलेशनशिप से लैंडस्केप डेवलप होता है। दैट इज़ द सोल ऑफ द क्रक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना का क्रक्स है कि जो प्रोसेसेस और लैंड फॉर्म क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम एंड देयर इंटरेक्शन। अगला इम्पोर्टेंट स्कोप जो हम लोग पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, ये है केएल ग्रेगरी का जियोमॉर्फिक इक्वेशन। इन्होंने, जैसे कि डिवीजन डिक्टम है कि लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ SPT, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, वैसे ग्रेगरी का एक जियोमॉर्फिक इक्वेशन है F इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PM dt मीन्स ओवर द टाइम, मीन्स डिफ्रेंशिएटेड T। तो इनका ये डिक्टम है, ये है F इज इक्वल टू मीन्स द लैंडस्केप इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PM dt मीन्स P मतलब होता है फंक्शन ऑफ प्रोसेसेस
फंक्शन ऑफ प्रोसेसेस एक्टिंग ओवर द मटेरियल। तो जो प्रोसेसेस एक्ट कर रहे हैं किसी भी प्लेस पे, किसी मटेरियल पर, उसी चीज़ का फंक्शन होता है। इसी को ज्योमेट्रिक इक्वेशन कहा है ग्रेगरी ने। ये इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो इनका इक्वेशन क्या है, तो इनका इक्वेशन है F इज इक्वल टू F फंक्शन ऑफ PM dt। PM dt मीन्स होता है फंक्शन ऑफ प्रोसेस एक्टिंग ऑन मटेरियल ओवर द टाइम। अब ब्रांचेस देखते हैं कौन कौन से ब्रांचेस हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल ज्योमॉर्फोलॉजी, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करता है। कैसे जो लैंड फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जो लैंड फॉर्म डिफरेंट प्लेसेस पे बन रहे हैं, उनके पीछे तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसा कि डेविस ने बताया कि एक स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। तो ये इंडिपेंडेंटली स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। कैसे किसी इग्नियस रॉक पे किस प्रकार के लैंड फॉर्म बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक पे किस प्रकार के लैंड फॉर्म बनते हैं, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक पे इस प्रकार के लैंड फॉर्म बनते हैं। इसके इतर अगर हम ये बात करते हैं कि फोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर हो, फोल्ड किसी जगह पर हो, फोल्डेड माउंटेन हो, तो वहाँ पर ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस कैसे एक्ट करते हैं, लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं। फाल्टेड स्ट्रक्चर हो तो लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं, माउंटेन हो तो लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं, ज्योमॉर्फिक प्रोसेस कैसे एक्ट करते हैं, प्लेट्यू होते हैं तो कैसे होते हैं, एंड प्लेन्स होते हैं तो कैसे होते हैं। ये सब जब स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया जाए एज ए कंसर्न ऑफ स्टडी, तो उसे स्ट्रक्चरल ज्योमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। अगला आता है प्रोसेस ज्योमॉर्फोलॉजी। सर जी बताया ना कि प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे कौन सा प्रोसेस एक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि एक ही एक सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर ही हो, उस पर रिवर का एक्शन क्या होता है, उसके रिजल्टेंट लैंड फॉर्म कैसे होते हैं। उसी पर अगर विंड का एक्शन हो तो उसके रिजल्टेंट लैंड फॉर्म क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मैकेनिक्स और रेट ऑफ प्रेजेंटेटिव प्रोसेसेस हैं, उनकी स्टडी करता है। जो मैकेनिक्स और रेट ऑफ प्रेजेंटेटिव प्रोसेसेस, चाहे एवोलियन, फ्लूवियल, ग्लेशियल, कास्ट, या एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोस्टल, कैसे उनकी मैकेनिक्स क्या है, व्हाट आर द फैक्टर दैट ड्राइव दोज processes, and what is rate, and what is their consequence or result as a form of land form। तो उस चीज़ को स्टडी करना। अगली चीज़ है क्लाइमेटिक ज्योमॉर्फोलॉजी। अगला जो टाइप है इसे बोलते हैं क्लाइमेटिक ज्योमॉर्फोलॉजी। इस सिंपली क्या है, एक जो क्लाइमेट है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जो क्लाइमेट है कैसे वहाँ के प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट एरिया होंगे, दे हैव डोमिनेंट एवोलियन प्रोसेसेस, बिकॉज रैनफॉल तो हो नहीं रही है, कास्ट की एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, न रिवर वहाँ बहुत पेरेनियल रिवर या एक डोमिनेंट रिवर, बिग स्ट्रीम रिवर पाई जाती हैं, नाइदर दे हैव ग्लेशियर्स। तो वहाँ पर एक डोमिनेंट जो ड्राइविंग फोर्स होगा ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस के पीछे, इट इज़ सोली विंड। तो विंड ड्रिवन जो लैंड फॉर्म बनते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि ग्लेशियल एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल पोल्स पे, द डोमिनेंट ज्योमॉर्फिक प्रोसेस इज़ ग्लेशियल, तो ट्रोपोग्राफी ग्लेशियल या पेरीग्लेशियल हो सकती है। तो इस प्रकार क्लाइमेट का इम्पैक्ट प्रोसेस और रिजल्टेंट लैंडफॉर्म की स्टडी जो होती है, इसे क्लाइमेटिक ज्योमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। या ऐसे रीजन्स को जहाँ पर उस रीजन की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म एंड प्रोसेस डिटरमाइन की जा सकती है क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। ऐसे रीजन को जो मार्फोजेनेटिक रीजन कहा जाता है, ऐसे रीजन का कहता है मार्फोजेनेटिक रीजन। टेक्टोनिक ज्योमॉर्फोलॉजी ये डील करता है लैंड फॉर्म जो क्रॉस्टल डिफॉर्मेशन या मूवमेंट या टेक्टोनिक मैकेनिज्म से जो चीज़ें चेंजेस आते हैं, जो लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेक्टोनिक ज्योमॉर्फोलॉजी। एंड अनदर पार्ट इज़ अप्लाइड ज्योमॉर्फोलॉजी। ये डील करता है कि कैसे ज्योमॉर्फिक प्रोसेस इन सबको स्टडी करके या इनके इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे और ह्यूमन प्रॉब्लम में, और इनके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करके कैसे ह्यूमन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इट इज़ अप्लाइड पार्ट ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी। तो हमने देख लिया डेफिनेशन, स्कोप। अब आते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी पे। तो एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो हेरोडोटस एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले नील रिवर में डेल्टा कैसे बना, इसके फॉर्मेशन की बात किया। इन्होंने डेल्टा टर्म भी कॉइन किया था। इसके बाद आते हैं एरिस्टोटल वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ज्योग्राफर फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड। इनके आइडियाज़ स्प्रिंग पे, स्टीम ओरिजिन पे, सबटेरेनियन ड्रेनेज पे, स्पेशली लाइमस्टोन टोपोग्राफी जो कास्ट में, चूँकि ग्रीक रीजन में ही कास्ट पाया जाता है, उन पे जो आइडियाज़ थे दे वर क्वाइट प्रोमिनेंट एंड
वेरी जोग्राफिकल या कंसर्न टू जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क थे इनके। स्ट्रैबो के भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने एम्फेसाइज किया, कैसे अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस पे सी लेवल में जो चेंजेस आते हैं, एंड आल्सो डिफरेंशियल इरोजन इन्फ्लुएंसिंग डेल्टा रीजन, उन सब चीज़ों की स्टडी इन्होंने किया। सिनेका वॉज एन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। उन्होंने नोटेबल ग्रेजुअल इरोजन जो नदियों के आता है उसको नोटिस किया। इसके बाद एंशिएंट टाइम था, जो ग्रीक और रोमन का कंट्रीब्यूशन था। डार्क एज में लिमिटेड जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस होते हैं। इसमें कंटेम्प्रेरी डार्क एज कंटेम्प्रेरी जो अरब में स्कॉलरशिप डेवलप हो रही थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जोग्राफर आते हैं जिनका नाम था एवेसिना। उन्होंने माउंटेन को उनके ओरिजिन के बेसिस पे या उनके ओरिजिन के बेसिस पे करेक्टराइज किया। अपलिफ्ट वर्सेस वाटर इरोजन माउंटेन की बात किया उन्होंने। फिर रेनेसां के टाइम में आते हैं, लियोनार्डो डा विंसी आते हैं। उन्होंने वैलीज़ उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कैसे नदियाँ जो होता है वो वैलीज़ बनाती हैं, और कुछ सी लेवल चेंजेस पे भी उन्होंने बात किया। फिर अगर हम प्री हटन वर्ड की बात करते हैं, हटन से पहले के वर्ड की बात करते हैं, तो जो आइडिया था कि चीज़ें कैसी बनी, इट वॉज डोमिनेटेड बाई कैटास्ट्रॉफिज्म। इनका ये मानना था कि अर्थ के फीचर सडन और वायलेंट इवेंट से बने हुए हैं। लेकिन हटन के बाद से ये होल कंसेप्शन चेंज होता है, और उनका ये मानना था लैंड फॉर्म डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट इज़ अ हिस्ट्री एंड ओरिजिन। तो उसी से बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ज्योग्राफी या मॉडर्न साइंटिफिक ज्योग्राफी जो डेवलप हुई, उसमें एक प्रोमिनेंट नाम आते हैं जेम्स हटन, जो 1726 से लेकर 1797 तक थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी या मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। पहला द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का, एक रूपतावाद का सिद्धांत। इनका ये मानना है कि जो प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। जो आज के प्रोसेसेस हैं और जो लैंडफॉर्म है, आप उनकी स्टडी करके यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट वाज द फ्यूचर क्या था, फ्यूचर में डोमिनेंट स्ट्रक्चर क्या था, प्रोसेस क्या था, एंड हाउ द थिंग्स वर गोइंग। इन सब चीज़ पे जाया जा सकता है। तो इनका ये मानना था जो प्रोसेसेस आज ऑपरेट हो रहे हैं वो थ्रू आउट द हिस्ट्री थ्रू आउट द टाइम ऑपरेट होते रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, बस उनकी इंटेंसिटी में वेरिएशन रहे हैं। इन्होंने साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ की हिस्ट्री की बात किया। इन्होंने बात किया कि जो अर्थ की हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लाइक नॉट टेम्पोरल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है उस पर इन्होंने बात किया कि एक साइक्लिक हिस्ट्री है। अपलिफ्टमेंट होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, कंसोलिडेशन होता है, रीअपलिफ्टमेंट होता है। तो दिस इज अ साइकिल कि अपलिफ्टमेंट, इरोजन, डिपोजिशन, कंसोलिडेशन एंड रीअपलिफ्टमेंट। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है किसी जगह पर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होने के लिए। इनकी किताब की नाम थी थ्योरी ऑफ अर्थ, जो इन्होंने शायद 1785 या 1795 में लिखा था। तो कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इनका इंपॉर्टेंट है, और साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ की हिस्ट्री इन्होंने दिया था, और थ्योरी ऑफ अर्थ इन्होंने दिया था 1785 और 95। अगले इंपॉर्टेंट जोग्राफर जो आते हैं, ये जॉन प्लेफेयर कहा जाता है, नाम है जिनका जॉन प्लेफेयर। इन्होंने कहीं ना कहीं जो हटन के आइडिया था उसको बहुत इलुसिडेट किया। अपने एक वर्क, इनके वर्क का नाम था इलस्ट्रेशंस ऑफ हटेनियन थ्योरी ऑफ अर्थ, 1802 में लिखा था। इनकी किताब का ही नाम था इलस्ट्रेशन ऑफ हटेनियन थ्योरी ऑफ अर्थ। 1802 में इन्होंने नोटेड कि जो रिवर वैलीज़ हैं आर प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रीम दैट आर कार्व्ड देम। तो जो नोटेड रिवर वैलीज आर प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रीम दैट कार्व्ड इट। रिवर वैली डिपेंड करता है कि उसमें स्ट्रीम जो है उसमें जो फ्लो हो रही है, इसे प्लेफेयर का लॉ भी कहा जाता है। तो प्लेफेयर का लॉ को याद रखिएगा कि नोटेड रिवर वैलीज आर प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रीम दैट कार्व्ड देम। तो ये थे जॉन प्लेफेयर। इसके अगले इंपॉर्टेंट जोग्राफर आते हैं, उनका नाम है चार्ल्स ली। चार्ल्स ली ने यूनिफॉर्मिटिज्म को काफ़ी पॉपुलराइज किया, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एक किताब लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो उन्होंने 1830 से 33 के बीच में लिखी। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी चार्ल्स ली का। उन्होंने इनिशियली आर्ग्यूड फॉर द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी एज वेल। उन्होंने पहले माना कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जो इंटेंसिटी ऑफ ज्योमेट्री प्रोसेस रही है वो यूनिफॉर्म रही है, लेकिन बाद में हटन से इंस्पायर, लाइक उनसे उनके कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया और माना कि जो इंटेंसिटी है इट हैड वेरीड थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फिर यूरोपियन स्कूल डेवलप होता है 19th सेंचुरी में, जिनका फोकस डिनोडेशनल क्रोनोलॉजी, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस पे रहा। कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफर जैसे डी कार्पेंटियर, अगासिस, जिन्होंने जो ग्लेशियल थ्योरी दिया था, अगासिस ने आइसिस का कंसेप्ट दिया था, ग्लेशियल थ्योरी दिया था। जो डोमिनेंट जियोमॉर्फोलॉजी का स्कूल डेवलप हुआ, ये डेवलप होता है अमेरिका में, अमेरिकन स्कूल, जो लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी में काम किया, और इसे इसको जियोमॉर्फोलॉजी का गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट वाज J.W. पॉवेल।
तो जे डब्ल्यू पावेल ने सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क किया था उसका नाम था कि उन्होंने कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल लिया था, तो बेस लेवल ऑफ इरोजन को बताया था। अगर हम देखेंगे बेस लेवल ऑफ इरोजन क्या है ये सब समझेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर वैलीज भी दिया, एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज्ड और कंसिक्वेंट। ये जो क्लासिफिकेशन रिवर का जी डब्ल्यू पावेल के द्वारा ही दिया गया। एक तो बेस लेवल लिया और दूसरा एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज्ड और कंसिक्वेंट टाइप के रिवर वैलीज़ को इन्होंने कैटेगराइज किया। अगले इंपॉर्टेंट जोग्राफर जो आते हैं, इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन जोग्राफोलॉजी भी कहा जाता है। इनका नाम जे.के. गिलबर्ट है। तो जे.के. गिलबर्ट ने क्या किया, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर काफ़ी स्टे थे। जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इन्होंने दिया, क्वांटिटेटिव मेथड्स दिए रिवर वैलीज एनालिसिस के लिए, लॉज ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, स्ट्रक्चर एंड डिवाइड दिया, कंसेप्ट ऑफ ग्रेड इन रिवर्स इन्होंने दिया था गिलबर्ट ने। तो कई काम थे, कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्वांटिटेटिव मेथड्स, लॉज ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, स्ट्रक्चर, डिवाइड, कंसेप्ट ऑफ ग्रेड्स इन्होंने दिया। इसके अलावा सी डटन हो गए, इन्होंने कॉइन किया था एक टर्म जिसे आइसोस्टैसी कहते हैं। हम आगे देखेंगे चैप्टर ही कंप्लीट चैप्टर ही होगी आइसोस्टैसी क्या होता है, मीन्स एक स्ट्रक्चर बैलेंस अर्थ के सरफेस पे। तो टर्म जो आइसोस्टैसी है इसको सी डटन ने कॉइन किया था। इसके बाद W.M. डेविस आते हैं, इन्होंने जोग्राफिकल साइकिल दिया कि कैसे किसी जगह पर लैंडफॉर्म जो होते हैं दे गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज, बाद में पेनिप्लेन डेवलप हो जाता है। और इन्होंने डिवीजन ट्रायो को इंट्रोड्यूस किया स्ट्रक्चरल प्रोसेस ऑफ टाइम को, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल था जोग्राफिकल वर्क में। लेटर ऑन क्रिटिसाइज किया डिफरेंट जोग्राफर द्वारा। तो ये हो गए अमेरिकन स्कूल के। तो जे.डब्ल्यू. पावेल, जे.के. गिलबर्ट, C.E. डटन और W.M. डेविस, दीज आर 4 पिलर्स ऑफ अमेरिकन स्कूल जो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। फिर वाल्टर पेंक आते हैं, ही वॉज अ जर्मन जोग्राफर, जोग्राफोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक अल्टरनेटिव थ्योरी दिया डेविस का जो थ्योरी था, और इन्होंने अपनी थ्योरी को जोग्राफोलॉजिकल एनालिसिस कहा। इनका ये मानना था कि एक रिलेशनशिप होता है अपलिफ्टमेंट रेट और डिनोटेशन रेट में। जो अपलिफ्टमेंट रेट है और डिनोटेशन रेट जो है उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और उसी पर इनका काम था, फोकस था। और इस पूरे प्रोसेस में स्लोप रिप्लेसमेंट होता है। किसी जगह पर पर्टिकुलर स्लोप जो बन जाता है, इट गोज ऑन रिप्लेस्ड बाई अनदर टाइप ऑफ स्लोप। हम लोग देखेंगे स्लोप एनालिसिस में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वन टाइप ऑफ द स्लोप इज रिप्लेस्ड बाई अनदर टाइप ऑफ द स्लोप। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लोप क्या होते हैं और फिर कैसे रिप्लेसमेंट होता है ऑल दिस थिंग। तो वाल्टर पेंक ने कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव थ्योरी प्रोड्यूस किया जो डेविस के जोग्राफिकल साइकिल में लिटिल मॉडिफिकेशन था, मोर वाइब्रेंट थ्योरी उन्होंने दिया। 20th सेंचुरी में जो जोग्राफोलॉजी डेवलप हुई उसमें बात करते हैं। 20th सेंचुरी में क्लाइमेटिक जोग्राफोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई। फिर जोग्राफोलॉजी में क्वांटिटी रिवोल्यूशन देखा गया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरीज डेवलप हुई, मीन्स बहुत कांस्टेंट स्टैटिक थ्योरी देखकर बल्कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कंटेक्स्ट में देखा गया। फिर प्रीडिप्लेशन साइकिल देखा आया, प्रोसेस जोग्राफोलॉजी और अप्लाइड जोग्राफोलॉजी। ये जो सम डेवलपमेंट जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुए जोग्राफोलॉजी के एरिया में। तो क्लाइमेटिक जोग्राफोलॉजी से बताया क्लाइमेट का जोग्राफिक प्रोसेसेस और उसके स्ट्रक्चर और लैंडफॉर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी की स्टडी क्लाइमेटिक जोग्राफोलॉजी होती है। इसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम जो थे वो थे जे बुडेल, L.C. पेल्टियर, जे ट्रिकार्ट। तो इन सब लोगों ने काम किया किस पे, इन लोगों ने काम किया मार्फोजेनेटिक रीजन पे। फिर क्वांटिटी रिवोल्यूशन एक शिफ्ट देखा जाता है, मार्फोमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट हुआ जिसमें इंपॉर्टेंट रोल था आरी हटन का। फिर स्ट्रॉलर हो गए, इन सब लोगों ने ढेर सारे मेजरमेंट प्रस्तुत किया, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज स्ट्रक्चर, इन सब पे काम करना चालू कर दिया। इसके अलावा अगला जो एक अप्रोच आता है या एक पूरा थ्योरी डेवलप होती है उसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। इनमें इंपॉर्टेंट नाम था, पहले तो जे.के. गिलबर्ट ने बहुत पहले दे दिया था, उसको बाद में रिवाइव किया गया J.T. हैक, R.J. सॉर्ली के द्वारा। इनका ये मानना है कि लैंडस्केप कोई क्लोज सिस्टम नहीं, इट इज़ नॉट स्टैटिक सिस्टम, एक ओपन सिस्टम होता है जो हमेशा एक स्टेडी स्टेट में रहता है। हमेशा हम आगे स्टेट पढ़ेंगे, हमेशा एक स्टेडी स्टेट में होता है और एक टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। टाइम के हिसाब से नहीं होता, जैसे कि यूथ, ओल्ड, मैच्योर ओल्ड की बात किया डेविस ने, इन्होंने ऐसा टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में लैंड इरोजन भी हो रहा है, डिपोजिशन भी हो रहा है, कंसिक्वेंट रिजल्ट डेवलप हो रहा है। तो इस प्रकार टाइम पे नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में केवल इरोजन होगा, दूसरे में डिपोजिशन होगा, इरोजन डिपोजिशन दोनों होगा, तीसरे में केवल डिपोजिशन होगा।
तो उसको उन्होंने लाइक आउटराइटली रिजेक्ट किया। जो डिवीजन मॉडल था, उन्होंने एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल दिया। गिलबर्ट ने शुरुआत में इस पर काम किया था, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर मॉडल नहीं दे पाया, प्रॉपर थ्योरेटिकल प्रपोजिशन नहीं दे पाया। उन्होंने एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसको प्रोड्यूस किया, और उनका ये मानना था कि लैंडस्केप जो चेंजेस होते हैं दे एक्ट इन ओपन सिस्टम, और ये जो ओपन सिस्टम होता है ऑलवेज एक स्टडी स्टेट में होता है जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। फिर पेडी प्लेसमेंट साइकिल दिया गया एल सी किंग के द्वारा। इनकी स्टडीज़ जो थे अफ्रीका पे बेस्ड थी, अफ्रीका के एरिड रीजन में और सेमी रीजन में। तो उन्होंने स्कार्प रिट्रीट की बात किया। आगे देखेंगे थ्योरी में स्कार्प रिट्रीट, पेडी प्लेन फॉर्मेशन और पेडी प्लेन, तीन चीज़ की बात किया कि स्कार्प रिट्रीट, पेडीमेंट फॉर्मेशन और पेडी प्लेन। फिर प्रोसेस मॉर्फोलॉजी हमने बात किया, जहाँ पर प्रोसेस इज डोमिनेंट फैक्टर। हम स्टडी करते हैं कैसे डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोसेसेस होते हैं और डिफरेंट प्रकार के ज्योमेट्रिक लैंडस्केप को जन्म देते हैं। इस ज्योमेट्री का फोकस था मैकेनिज्म और रेट की स्टडी करना, कि जो भी करंट ज्योमेट्रिक प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये इसका काम था माइक्रो ज्योमेट्री स्टडी करना। माइक्रो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं प्रोसेस ज्योमेट्री से ही इमर्ज होकर आता है माइक्रो ज्योमेट्री। अप्लाइड ज्योमेट्री समझते हैं कि इसका ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और हजार्ड असेसमेंट में। हम आते हैं इंडिया के क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योमेट्री के एरिया में। तो अगर हम इंडियन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअल रहा है, काफ़ी धीरे धीरे रहा है, और स्पेशली ज्योमेट्री के फील्ड में जो सिस्टमेटिक स्टडी होना चालू हुई काफ़ी लेट स्टार्ट हुई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉनियर्स थे। एक तो डी.एन. वाडिया थे, इन्होंने किताब लिखी थी हिमालयन ज्योमेट्री पे, आई थिंक जियोलॉजी ऑफ हिमालय किताब लिखा था। लिटरली इन्होंने किताब भी पब्लिश किया जिसका नाम था जियोलॉजी ऑफ इंडिया। बहुत एक कम्प्रिहेंसिव किताब है। अगर इंडिया का जियोलॉजी को उस टाइम पीरियड में शायद इससे कम्प्रिहेंसिव कोई किताब रही हो। इसके अलावा एस.सी. चटर्जी रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिस्ट हैं। इनका जो कोर एरिया रहा है ज्योमेट्री के फील्ड में डेक्कन ट्रैप की स्टडी करना था। इसके अलावा एस.पी. चटर्जी एक इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिस्ट थे। इन्होंने मेघालय प्लेटू पे काफ़ी काम किया, और वहाँ के इरोजनल सर्फेसेस को इन्होंने फाइंड आउट किया। वहाँ पर कौन कौन से इरोजनल सर्फेसेस हैं, उनके हाइट, उनकी ज्योमेट्री, इन सब की स्टडी किया। हम लोग अगर देखेंगे इरोजनल सर्फेस क्या होता है। तो इस प्रकार से वाडिया ने हिमालय पे काम किया, एस.सी. चटर्जी ने डेक्कन ट्रैप पे काम किया, और एस.पी. चटर्जी ने मेघालयन प्लेटू पे काम किया। और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, आर.पी. सिंह का रहा है। इन्होंने ज्योमेट्री ऑफ रांची प्लेटू पे काम किया था, इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था आर.पी. सिंह ने। ज्योमेट्री ऑफ रांची प्लेटू एक पेनिनसुलर इंडिया का, वहाँ पे इन्होंने इरोजनल सर्फेसेस को कार्व आउट किया, कौन कौन से इरोजनल सर्फेसेस हैं, कि उनकी ड्यूरेशन क्रोनोलॉजी क्या है, वो सब चीज़ों पे काम किया। इनायत अहमद, ये भी इम्पॉर्टेंट एक पॉनियर ज्योमेट्रोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ज्योमेट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया किताब लिखी थी, और साथ इन्होंने काम किया था हिमालयन रीजन पे भी। आर.एन. सिंह इनिशियली एक मार्फोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन टोपो मैप पे काम किया, टोपो मैप पे बेस्ड काम किया। बाद में ज्योमेट्रोलॉजी, फिर अब अप्लाइड ज्योमेट्रोलॉजी की तरफ वो शिफ्ट हो गया। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रोलॉजिस्ट जो काम किए, जैसे M.K. बंदोपाध्याय हो गए, सुगंध रेखा बेसिन पे इन्होंने काम किया। अनिल कुमार हो गए, इन्होंने क्वांटिटिव मेथड्स को दिया। इसके अलावा R.K. दीक्षित हो गए, उन्होंने महाराष्ट्र के ज्योमेट्रिक रीजन्स की स्टडी किया। V.S. काले, ही इज़ अ प्रोमिनेंट ज्योमेट्रोलॉजिस्ट, अभी भी हैं, ही हैज वर्क अ लॉट। तो इन्होंने फ्लूइड सिस्टम और पैलियो फ्लड पे काम किया। तो ऐसे बहुत ढेर सारे वर्क्स किए गए डिफरेंट रीजनल एरियाज़ में, इरोजनल सरफेस का आइडेंटिफिकेशन करना, मार्फोमेट्रिक स्टडी करना या प्रोसेस स्टडी करना। तो ऐसे डिफरेंट अप्लाइड एस्पेक्ट में ढेर सारे काम किए गए। तो ये हो गया कि क्या ओरिजिन कैसी रही। अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे एक सिस्टम कंसेप्ट इन ज्योमेट्रोलॉजी, इसकी ज्योमेट्रोलॉजी में सिस्टम क्या है, उस पर ज्योमेट्रोलॉजी को एक सिस्टम कंसेप्ट में देखेंगे। सिस्टम एक अप्रोच स्टार्ट होता है लगभग 1960s में, 1950s में। हर चीज़ को, हर एक डिसिप्लिन में सिस्टम अप्रोच स्टार्ट होता है कि ज्योमेट्रोलॉजिकल यूनिट को एक सिस्टम समझकर उसमें प्रोसेसेस, फैक्ट, जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस और इंटरेक्टिंग एलिमेंट की स्टडी करना, ये अप्रोच स्टार्ट हुआ ज्योमेट्रोलॉजी में। इसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू सो मच।